वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर यूएई रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स में शिरकत करेंगे। उनके हमरा नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और दीगर आला हुकाम भी वफ़द में शामिल होंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आलमी रहनुमा, पॉलिसी मेकर्स और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ समिट में कलीदी खिताब करेंगे और पाकिस्तान की मुआशी, डिजिटल तरक्की और हुकूमती इस्लाहात पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा वजीर आजम मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम आलमी रहनुमाओं, मल्टी नेशनल कंपनीज के CEO से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मईशत, तिजारत, मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन है। दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये मुत्तहिदा अरब इमारात का दूसरा दौरा होगा। वजीर आजम का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन के फरोग के आज़म का इजहार करता है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, भाईचारे और ताउन पर मबनी हैं। पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारे को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात के लिए आलमी मालियाती फंड का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का वफ़द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। ज़रा के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा हैं। वफ़द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुक्काम से मुलाकात करेगा। वफ़द की डिजिटल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुक्काम से भी मुलाकात का इम्कान है। ज़रा का कहना है अदलिया की आज़ादी, जजों की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान है। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इंसदाद बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायज़ा लेना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिमेश फॉकनर से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहिमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी करीबी और गर्मजोशाना ताल्लुकात का इआदा किया। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान और तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू की गई। बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राबतों और पाकिस्तानी तारिकीन वतन के किरदार को सराहा गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समंदर के जरिए तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कहना है कि कोई मुल्क समंदरी चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। ब्लू इकानमी के फ़रोग़ के लिए समंदर को महफूज बनाना होगा। तफ़सीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल हसीब की इस रिपोर्ट में। कराची में नवी अमन मश्क के तीसरे रोज अमन डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त तिजारती टैरिफ दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दुनिया के मौशी निजाम का इन्हिसार समंदर पर है। बहरे हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। ऐसे में समंदरी तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। Today I would like to extend my heartfelt gratitude to the Chief of Naval Staff, whose unwavering commitment to foster collaborative efforts for maritime security have made this dialogue a reality, setting a benchmark for international maritime engagements. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी को फरोग़ देने के लिए समंदर को महफूज बनाना है। Exercise Aman, conceived in 2007, has blossomed from a seedling of regional collaboration into a sturdy oak of global maritime security, uniting 60 nations this year. सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि महफूज समंदर महफूज तिजारत का जामिन है। अमन डायलॉग के पहले पैनल डिस्कशन के दौरान मुख्तलिफ ममालिक ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश किए और शुरका के सवालात के जवाबात दिए। कैमरामैन शामिर के साथ अब्दुल हसीब, ब्यूरो चीफ, NTN न्यूज़, कराची।
सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत बेंचेस के इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने नोट में लिखा कि कानून के आईनी होने या न होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है, किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस ले लिए हैं। नोट में लिखा गया कि 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फरीकैन को नोटिस भी जारी किए जा चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मैटर्स पर फैसला होगा। उनका कहना था कि तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता मामलात इसी तरमीम के तहत ही चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद लिखा कि आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन से नहीं देता। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके हैं। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के मामले पर मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सेनेटर अली जफर ने खत में कल के इजलास को मौखर करने की दरख्वास्त की है। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तनाज़े का हवाला देते हुए लिखा है कि मामला हल होने तक इजलास को मौखर किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। खत में लिखा गया है कि जजेस के ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है और जजेस के तबादले से तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। सेनेटर अली जफर ने खत में दरख्वास्त की है कि कमीशन ने अगर इजलास करना है तो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे नाराज़गी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है इस पर मुझे कुछ नहीं कह सकता। मुझे बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के लिए छोड़ते नहीं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला केपी का कहना था कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमने और हुकूमत ने भी कमेटी बनाई थी। हमारे मुतालिबात पर अमल नहीं हुआ तो हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। वज़ीर आला केपी का कहना था हमारे सूबे की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठ कर मनाजरा कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के हवाले से सवाल पर अली अमीन गंडापुर का कहना था पार्टी के अंदर हर हल्के में मुखालिफ होते हैं। पीटीआई पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने स्वाबी में होने वाले जलसे को कामयाब करार देते हुए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जलसे में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। जुनैद अकबर ने कहा जलसे की तैयारियों में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने वाज़ेह किया 3 दिनों के अंदर ऐसे ओहदेदारों की निशानदेही होगी जो लोगों को मुतहरिक करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कामयाब जलसे के बावजूद ओहदेदार और तहसील चेयरमैन मुतहरिक नजर नहीं आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इन अफराद के नाम पार्टी चेयरमैन को फराहम किए जाएंगे ताकि तंजीमी और नज़्म व ज़ब्त को मजीद मौसर बनाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक कर दी है। मुल्क भर के अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क बानी पीटीआई का है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। पंजाब में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी थी। पीटीआई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ घेरा तंग करने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी पीटीआई के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि पख्तूनख्वा के अवाम ने भी बानी पीटीआई के इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने दावा किया हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। अज़मा बुखारी ने कहा कि जुनैद अकबर अपने पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए, जबकि अली अमीन गंडापुर ने हज़्ब रिवायत बानी पीटीआई को खुश करने की नाकाम कोशिश की।
ان کا کہنا تھا پنجاب کے کسی ضلع سے لوگ نہیں نکلے اور جو نکلے وہ بھی صرف دکھاوے کے لیے گرفتاریاں کرنے کے لیے نکلے تھے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتوں کے بعد عوام احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکی۔ پختونخوا کے نوجوانوں نے بھی دیکھ لیا کہ پنجاب کے نوجوانوں کو الیکٹرک بائکس اور اسکالرشپ مل رہی ہیں، لہٰذا انہیں بھی یہی سہولیات ملنی چاہیے۔ اپڈیٹ کریں گے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء نے مشرق وسطی کی صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ فریقین نے غزہ میں فلسطینیوں کی مسلسل حالت ازار پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز کو انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا، ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ وزیر خارجہ نے اس معاملے پر غور و خوض کے لیے OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے آنے والے دنوں میں ان پیش رفتوں پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف لاہور کے عہدیداروں کی ملاقات۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے بورڈ روم میں چیئرمین PCB نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ مزید تفصیل جانیں گے بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ گوہر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، چیئرمین PCB محسن نقوی سے اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف لاہور کے عہدیداروں کی ملاقات ہوئی ہے اور سجاد ممبران نے قذافی اسٹیڈیم کی تعمیری نو کے دوران انتہائی مثبت کردار ادا کیا ہے۔ محسن نقوی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ کھیلوں کے فروغ اور کوریج کے حوالے سے سجاد کا کردار قابل تعریف ہے اور چیمپئن ٹرافی کا پاکستان میں انعقاد پاکستان کرکٹ کے لیے ایک سنگ میل بھی ہے۔ اور محسن نقوی نے کہا کہ تمام چیزوں کی شایان شان میزبانی بھی کریں گے اور سجاد کے ایشو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ مزید اسپورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف لاہور کی 11 رکنی 9 منتخب باڈی نے حلف بھی دیا ہے اور چیئرمین زاہد مقصود، وائس چیئرمین محمد یعقوب، صدر عقیل نے حلف بھی اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو آگاہ کروں کہ سیکرٹری سجال محمد یوسف انجم، سینئر نائب صدر شہزاد ملک بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں اور نائب صدر چودھری اشرف اور شیخ اجاز ایسوسیٹ سیکرٹری شہباز علی نے حلف بھی اٹھایا ہے اور خان افضل افتخار اور معاون خصوصی احتشام الحق نے بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈوائزر PCB عامر میر، ہیڈ آفس مینوٹی وہاب ریاض اور سجال ممبران کی تقریب میں شرکت کی گئی ہے اور چیئرمین سجال زاہد مقصود نے سجال کے اغراض و مقاصد پر بریفنگ بھی دی ہے۔ جی بہت شکریہ گوہر آپ کا۔ اب بات کریں گے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سہ ملکی سیریز کے افتتاحی میچ کی، جس میں پاکستان کی ٹیم 78 رن سے شکست کا شکار ہو گئی ہے۔ پاکستانی بالنگ اور بیٹنگ دونوں ہی مایوس کن ثابت ہوئے، جس کے باعث قومی ٹیم کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قذافی اسٹیڈیم میں بڑے نام بھی اپنی توقعات پر پورا نہ اتر سکے۔ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کل قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گے، جہاں دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی ہے۔ پاکستان کی ٹیم 12 فروری کو جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گی اور کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹریننگ سیشن کرے گی تاکہ اگلے میچ میں بہتر کارکردگی دکھا سکے۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PCB محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر کی ملاقات ہوئی ہے۔ کرکٹ ٹورنامنٹس اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو پر وزیر کھیل پنجاب نے محسن نقوی کو مبارکباد دی، جبکہ محسن نقوی نے پنجاب حکومت کو کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کر دی۔ اس موقع پر فیصل کھوکھر نے کہا کہ PCB کے تعاون سے کرکٹ کو ہر سطح پر فروغ دینا چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر شارع فیصل پر ہر قسم کی پارکنگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شارع فیصل سے متصل دونوں اطراف تمام سروس روڈ پر ہر قسم کی پارکنگ پر 48 روز تک پابندی لگا دی گئی ہے۔ پابندی 9 فروری سے 28 مارچ تک لگائی گئی ہے۔ شارع فیصل پر تمام رہائشی بلڈنگز، بینکس اور دفاتر کے منتظمین کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق تمام سروس روڈ پر گاڑی یا موٹر سائیکل پارک نہیں ہوگی، بصورت دیگر کارروائی کی جائے گی۔ قانون کے مطابق
इन गाड़ियों के साथ निपटा जाएगा। शहर कायद में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के तनाजुर में सिंध हुकूमत के अहम फैसले। अब डंपर्स को कराची शहर में दाखिल होने की इजाजत सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयां, गाड़ियों की जांच की गई, चालान, गाड़ियां और गिरफ्तार भी अमल में लाई गई। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नजर सिंध हुकूमत ने कराची में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपरों को सिर्फ रात 11 से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाजत होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 92 गाड़ियों की जाँच की गयी, जिनमें से 44 गाड़ियों को चालान किया गया, 7 गाड़ियाँ जब्त कर ली गयी और 1 ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर मजमूई तौर पर 3,34,360 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक कवानीन के निफाज को मजीद सख्त बनाया जा रहा है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची वालों के लिए खुशखबरी सुना दी। शहर की 106 मरकजी सड़कों पर वाक़े 46 पार्किंग साइट्स पर कोई पार्किंग फीस नहीं होगी, यानी अब गाड़ी पार्क करने पर पैसा नहीं दिया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स जल्द मुफ्त करने का फैसला कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि केएमसी की पार्किंग साइट से जल्द कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। ये फैसला अवामी मफाद में किया गया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि केएमसी अब अपने पैरों पर खड़ी है। केएमसी के अकाउंट में 2 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। केएमसी को 4 से 5 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जारी करके पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। केएमसी के नाम पर गैर कानूनी पैसे लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने ये भी कहा कि कराची की 106 मरकजी सड़कों पर 46 पार्किंग साइट से फीस नहीं ली जाएगी। 25 टाउन्स, 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पार्किंग फीस बरकरार रहेगी। मेयर कराची का कहना है कि केएमसी के माली हालात मुस्तहकम हो गए हैं। अवाम को सहूलत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी से 205 अफगान शहरियों को मुल्क बदल करते हुए दीगर मुहाजिरीन को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई है। हुकूमत ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदल करने के मंसूबे का मुसविदा तैयार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी की इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 205 अफगानों को गिरफ्तार करके मुल्क बदल कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार अफगानों की तफ्तीश के लिए हज कॉम्प्लेक्स में खुसूसी सहूलत मरकज कायम कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की मिशन से कहा कि वो 31 मार्च तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी से अफगान शहरियों की अफगानिस्तान वापसी में ताउन करे। वाज़ेह रहे कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए बड़ी तादाद में अफगान शहरी पाकिस्तान चले आए थे। सिंध में सकाफत और सयाहत के फ़रोग के लिए डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट के छोर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। जुल्फ़िकार शाह खुद भी ट्रेन में रवाना हुए। ट्रेन में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी सवार हैं। छोर पहुंचने पर बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों को कल सहराए थर के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। अब आपको बताएं कि लबनान, गजा और शाम के मुतासिरीन के लिए इमदादी खेप रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से लबनान, फ़लस्तीन और शाम की जंगज़दा आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की 23वीं खेप रवाना कर दी गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि 50 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लबनान, गजा और शाम के लिए मजमूई तौर पर 1803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। सऊदी अरब ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। बराह रास्त असर पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर पड़ेगा। नई वीज़ा पॉलिसी में क्या तब्दीलियां की गई हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
سعودی حکام کے نئے قانون کے تحت 14 ممالک کے شہریوں کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا۔ اب یہ شہری صرف سنگل انٹری ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد حج کے دوران غیر قانونی طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے افراد کو روکنا اور حجاج کرام کے لیے بہتر انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق جن 14 ممالک کے شہری اس فیصلے سے متاثر ہوں گے ان میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، مصر، الجزائر، مراکش، ایتھیوپیا، عراق، اردن، نائجیریا، سوڈان، تیونس اور یمن شامل ہیں۔ 1 فروری 2025 سے نافذ العمل نئے قوانین کے تحت ان ممالک کے شہری اب صرف سنگل انٹری ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ ملٹیپل انٹری ویزا عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، تاہم اس کی بحالی کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی۔ سنگل انٹری ویزا صرف 30 دن کے لیے قابل استعمال ہوگا۔ سنگل انٹری ویزا کی یہ پابندی حج، عمرہ، سفارتی اور رہائشی ویزوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے اسرائیل کے فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق بیان پر رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ مصر نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے۔ یو اے ای نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر شدید مذمت کی ہے۔ یو اے ای کے وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ علاقائی استحکام صرف 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کا بیان دیا تھا۔ موسم کا حال آپ کو بتائیں، شہر قائد میں رات سرد جبکہ دن کے اوقات میں موسم گرم رہنے لگا۔ محکمہ موسمیات نے سردی سے متعلق نئی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ دن بھر میں 5 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مشرقی اور جنوب مغربی سمت سے ہوائیں چلنے متوقع ہے۔ شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری جبکہ صبح ہلکی دھند کی وجہ سے حد نگاہ 2.5 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد میں آج موسم سرد مطلع جزوی ابر آلود رہے گا لیکن شمال مغربی بلوچستان، پختونخوا، کشمیر، گلگت میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز لہ میں درجہ حرارت -12، اسکردو اور استور میں -6، کالا میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ معروف کشمیری حریت رہنما افضل گورو کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو آزادی کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے فرضی کیس میں نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں انتہائی خفیہ طور پر پھانسی دے دی گئی تھی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری آج تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گورو کا یوم شہادت تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ 9 فروری 2013 کے روز افضل گورو کو بھارت نے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت سے آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے میڈیکل کے طالب علم ڈاکٹر محمد افضل گورو کو ہندوستان نے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں گرفتار کر کے پھانسی دی تھی۔ افضل گورو مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے سپور میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ اپنے بنیادی حق کے لیے جدوجہد بھی جاری رکھی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں بھارت نے لاکھوں کشمیریوں کو آزادی مانگنے کی پاداش میں پابند سلاسل کیا اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے ہزاروں بے گناہ کشمیری نوجوان غائب کر دیے گئے۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما افضل گورو کی شہادت سے لے کر آج تک عالمی برادری بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ افضل گورو کی شہادت کے بعد تحریک آزادی جموں کشمیر میں تیزی آئی، جسے روکنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کیا۔ کشمیری رہنما کے ورثاء نے افضل گورو کے جسد خاکی حوالے کرنے کے لیے کئی بار بھارت سے مطالبہ بھی کیا لیکن نئی دلی کے حکمران مسلسل انکار کرتے رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔